हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर केमिस्ट्री का कंप्लीट आपको कोर्स चाहिए, यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है पूरा यूट्यूब पे विद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो टॉपिक है तो आपको अवेलेबल है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम इम्पेरिकल फार्मूला। जो इम्पेरिकल फार्मूला है इसका हमें जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स है ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप होते हैं, तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बस डिवाइड वगैरह जो भी करते हैं करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कि होता क्या है ऊपर से। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। समझ आया थोड़ा सा कि जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी कंपाउंड है, उसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका अगर सिंपल रेशो ले लेंगे हम, तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। कैसे बात करते हैं, जब H2O2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है इसमें, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो क्या मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ बाहर या फिर इसको हटा सकती हूँ? सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ H और O। ठीक है, अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये सिंपल आंसर आ गया H और O। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो का, उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह देखो यहाँ पे है, इसको 6 12 6 का फैक्टर है, तो क्या मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकती हूँ सारे को? तो क्या आ जाएगा? 6CH2O। इससे कम किसी भी फैक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह अगर बेंजीन का देखें तो हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे भी इन दोनों को, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। समझ आया? जो फॉर्मूले में डिवाइड करने के बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरिकल फार्मूला। ओके, अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल इसका कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो तो हम इसका इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है वो हम करते हैं, उसको हम अभी करते हैं। देखो ये है इम्पेरिकल फार्मूला H2O2 का, अगर मैं लेके चलूँ H2O2 और इसका इम्पेरिकल फार्मूला है OH HO1। ठीक है, ये है इम्पेरिकल फार्मूला और ये तो कंप्लीट मॉलिक्यूल है ना, रियल कंपाउंड जो है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला की मॉलिक्यूल का जो रियल फार्मूला है वो ये है, और ये है इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो इम्पेरिकल फार्मूला आ गया था मेरा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को 2 से डिवाइड करके इम्पेरिकल फार्मूला आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला। अब ये समझ आया? 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था? 6 से डिवाइड किया था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला। ओके, इसी तरह से ये 2 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि यहाँ पे कोई भी n है, CNHN कुछ भी था, तो ये n से डिवाइड किया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये आ गया, इतना समझ आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। ये n क्या है? जिस रेशियो से को फाइंड आउट करने के लिए जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हमारे काम आता है। क्या है फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, या फिर इसको वैसे लिखना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला नोट डाउन कर लो, बाकी कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है हमने। तो नोट्स में सिर्फ इसी को लिखो, पूरे बड़े बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है? अगर मुझे गिवन है कि एक कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनकी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मुझे गिवन है क्वेश्चन 29.11, 40.51 और 30.38% यहाँ पे गिवन है इनकी। ठीक है, तो अब मुझे इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें बस एक ही स्टेप ध्यान रखना है कि जितनी भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। ठीक है, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद उसको क्या करना है? सिंपल रेशो में लेके आना है।
समझ आए। परसेंटेज जो गिवन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है और उसको सिंपल रेशियो में लेके आना है। तो अभी हम करते हैं इसको। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र का 32 होता है, तो इसको इस 32 से, और ऑक्सीजन का होता है 16, इससे डिवाइड कर देंगे। आंसर आ जाएंगे हमारे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे आंसर 1.266, ये वाला हो जाएगा 1.266, और ये वाला हो जाएगा हमारा 1.897। ठीक है, ये आ गया डिवाइड करके। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, सोडियम है 1.266, ऑक्सीजन 1.266, और सल्फ़र है 1.89। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बड़ा अजीब सा लगेगा। हमें क्या करना होता है, सिंपल इंटीग्रल फॉर्म में लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी सबसे छोटा नंबर होता है, जो भी इन तीनों में से, चारों में से, पांच में से सबसे छोटा नंबर आएगा उससे आपको डिवाइड करना है तीनों। पहले मॉलिक्यूलर मास से, एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर्स आए हमारे पास, इनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कर दो 1.266, क्योंकि इनमें सबसे छोटा है। तो ये तो आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये 1.5 आ गया। अभी भी ये 1 और ये 1 तो होल नंबर में आ गया, लेकिन ये वाला अभी भी होल नंबर में नहीं आया है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 आ जाएगा, कंप्लीट नंबर बन गया। तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो सीधी सी बात है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी करना है वो सबके साथ करना है। तो ये भी हो जाएगी 2 और 2। ठीक है, अब मेरे पूरे इंटीजर्स आ गए हैं, 2, 2, 3। अभी मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ, Na2S2O3, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 आए हैं, सल्फ़र यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे 2। तो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अभी एक बार फिर से बता देती हूँ, जो भी एलिमेंट्स गिवन है उनको लिखो, परसेंटेज गिवन है उनको लिखो, उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो सबको। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आए हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर उठाओ, तीनों को डिवाइड कर दो। अगर ये इंटीजर्स में आ गए सारे के सारे तो ठीक है, अगर एक भी नंबर ऐसा रह जाता जो इंटीजर नहीं है तो उसको इंटीजर बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जो भी ज़रूरत है वो करो। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पे गिवन होता मॉलिक्यूलर मास इसका, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन होता इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे गिवन होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये इसका मास हम निकाल लेंगे, 2 × 23, 2 × 30, 2 और 3 × 16 करके एम्पिरिकल मास हमारे पास आ जाता। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन होता और n हमें पता होता तो क्या करते हम यहाँ पे पूरा इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर हमें गिवन होता तो हमें n पता लग जाता और n से क्या निकाल लेते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये वाली चीज़ समझ नहीं आई होगी, एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है, मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 500 ग्राम। ठीक है, ये उन्होंने दे दिया है कि 500 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मुझे बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकाल के मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको डिवाइड कर दूँ n से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कितना हो गया 500, डिवाइड अगर कर दूँ एम्पेरिकल मास से, यहाँ पे एम्पेरिकल मास मान लो इसको 250 आ गया। ठीक है, इससे जब कैलकुलेट किया इस वाले फॉर्मूले से, अपॉन 250 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि Na4S4O6 हो जाएगा इसका रियल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक बार और करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, समझा देती हूँ। सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी भी एक कंपाउंड में, इतनी परसेंटेज गिवन है हमें कि इतना सोडियम है, इतना सल्फर है, इतना हाइड्रोजन और इतना ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि मोलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है इसका 322 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे मोलिकुलर मास गिवन है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। ये वाला हमारे पास फार्मूला गिवन है, n इजिकल टू मोलिकुलर मास हमारे पास है। एम्पेरिकल मास में निकाल लूँगी, ये वाला जो एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे उससे हम क्या निकाल लेंगे, एम्पेरिकल मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पेरिकल मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनको अब इनके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, 32 हाइड्रोजन का 1 और 60, इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.62, 0.31, 6.20 और ये हो जाएगी 4.35। ठीक है, इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू जाएगी। अब क्या करना है हमें, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो यहाँ पे सबको, और ये हो जाएगा 0.31। ठीक है, ये तो 2 आ गया, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 सेकेंड 20 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, क्या ये सारे इंटीजर्स में है? हाँ, ये सारे इंटीजर में, तो आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या किसी से डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 आ गया यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, सोडियम 2, सल्फ़र 1, हाइड्रोजन 20 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 14। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। एम्पेरिकल मास अगर मैं निकालूँ इसके अकॉर्डिंग, 2 × 23 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस हाइड्रोजन के 20 प्लस ऑक्सीजन के 14 × 16। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो इसका आंसर आ रहा है 322 ग्राम्स। ठीक है, तो मेरे पास एम्पेरिकल मास आ गया, मोलर मास गिवन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, n इजिकल टू मोलिकुलर मास 322 ही गिवन है और एम्पेरिकल मास भी हमारा 322 आ गया है यहाँ पे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अगर 1 आ गया तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला से 1 को मल्टीप्लाई करना, मतलब सेम होगा। तो जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है वही इसका मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अगर यहाँ पे दिया होता आपको 644, मान लो गिवन होता कि यहाँ पे ना इसका मास 644 है, तो क्या करते हैं, n की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मास 644, n की वैल्यू 2 आ जाती, तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला कितना हो जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सारे जितने भी डिजिट्स हैं उनको 2 से, तो Na4H2H40 और ऑक्सीजन कितना हो जाता है 28, ये हो जाता अगर ये मास गिवन होता तो। ठीक है, इतना समझ आ गया, इतना बड़ा एग्ज़ाम में नहीं आएगा बट आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोइशियोमेट्री। और स्टोइशियोमेट्री में ऐसा है कि आपको समझाने को तो बहुत कुछ समझा सकते हैं कि ये इसे इतने मोल्स में इतना करेगी, बट उससे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करने से ही आपको समझ आएगा। तो अब ये जो चैप्टर है 11th का, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें जो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड एक चीज़ और है जैसे मास परसेंटेज, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो 12th क्लास का जो सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है वहाँ पे दोबारा होगा, तो हम 2 बार किसी भी चीज़ को नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम उसको वहाँ पे करेंगे, अच्छे से पूरा डिटेल में होगा वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक नॉर्मेलिटी है और एक मोलरिटी है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी जो है फर्स्ट चैप्टर की वो यहीं पे ख़त्म होती है। और थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर मेरे कम सब्सक्राइबर रहे तो हो सकता है मैं इसको बंद कर दूँ बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के जो अगले 3 वीडियोज़ हैं जिनमें सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी, वहाँ पे मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।